नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। करीब 950 करोड़ रुपए के चारा घोटाला मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की मुश्किलें अभी और बढ़ सकती हैं। जी हां, सीबीआई के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने चारा घोटाले से संबंधित 2 कांडों को टेक ओवर करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के केस दर्ज कर लिए हैं। चारा घोटाला में लालू प्रसाद की मुश्किलें घटने की बजाय बढ़ती ही जा रही हैं। अभी पिछले ही मंगलवार को डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए के अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद को दोषी ठहराया गया है। सोमवार को सजा का ऐलान होगा, लेकिन उसके पहले ही लालू के लिए एक और मुश्किल बढ़ाने वाली खबर सामने आ गई। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने चारा घोटाला से संबंधित 2 कांडों को टेक ओवर करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में केस दर्ज कर लिया है। इन कांडों में दुमका कोषागार से 3.76 करोड़ रुपए की अवैध निकासी और दुमका कोषागार से 34.91 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का मामला शामिल है। और पिछले 1 साल के दौरान कुछ ऐसी संपत्तियों की डिटेल जो है वो ईडी ने खंगाला है, जिसमें कि ये पता चला है कि चारा घोटाला के पैसे जो हैं उस पैसे से उस प्रॉपर्टी को खरीदने का एक अनुमान लगाया गया। तो कहा जा सकता है कि इसी मामले को आधार बनाते हुए जल्द ही उस संपत्ति को, उस अवैध संपत्ति को केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा जल्द ही जब्त किया जा सकता है, यानी कि उसे अटैच किया जा सकता है। एक तो पहले ही सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने चारा घोटाला के सभी 5 मामलों में लालू प्रसाद को दोषी करार दे दिया है और अब प्रवर्तन निदेशालय की एंट्री से लालू प्रसाद की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि ईडी की टीम मनी लॉन्ड्रिंग एंगल समेत आय से अधिक की संपत्ति एंगल को खंगालेगी। दोनों मामलों में चूंकि लालू प्रसाद को सजा सुनाई जा चुकी है, ऐसे में उनकी प्रॉपर्टी को भी अटैच किया जा सकता है। फिलहाल लालू प्रसाद रिम्स में एडमिट हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश और दिल्ली से शंकर आनंद की रिपोर्ट। और ऐसे में इस खबर को समझिए, लालू प्रसाद चारा घोटाले के 5 मामलों में दोषी हैं और इन्हीं 5 मामलों में दुमका कोषागार का मामला भी शामिल है। जी हां, दुमका कोषागार से 3.76 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की गई थी। दुमका कोषागार के दूसरे मामले में 34.91 करोड़ रुपए निकाले गए थे। दुमका कोषागार से 3.76 करोड़ रुपए की अवैध निकासी मामले में लालू को सजा हो चुकी है। 19 मार्च 2018 को लालू सहित 19 आरोपियों को दोषी माना गया था। अब जबकि सीबीआई ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है और ऐसे में ईडी के एंट्री से अब लालू यादव की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि ईडी की टीम मनी लॉन्ड्रिंग एंगल समेत आय से अधिक संपत्ति एंगल को भी खंगालेगी। अब जबकि लालू को सजा हो चुकी है, ऐसे में उनकी प्रॉपर्टी को भी अटैच किया जा सकता है। चारा घोटाले के 2 मामलों में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है वो दर्ज कर लिया है और जाहिर सी बात है कि इससे लालू प्रसाद की मुश्किलें सबसे ज्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि लालू चारा घोटाले के 5 मामलों में दोषी हैं। ईडी के केस टेक ओवर करने के बाद बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है। सुनिए नेताओं ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी। लालू प्रसाद यादव जी आदतन इस तरह की गलत चीजें करने के लिए ही जाने जाते हैं। इससे पहले भी उन पर कई मामले दर्ज हुए हैं, चाहे वो चारा घोटाला हो, आईआरसीटीसी घोटाला हो या अन्य मामले हो। कई मामलों में तो उन्हें सजा भी मिली है। एक तरफ गरीबों के नाम पर राजनीति की और जब सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे तो खुद को और अपने परिवारजनों को खूब अमीर बनाया। अब यह नया मामला भी सामने आ रहा है। खैर, जांच होगी, जांच के बाद कार्रवाई भी सुनिश्चित होगी। चारा घोटाले में बहुत बड़ी राशि का हेरफेर हुआ है, इसलिए ईडी ने उसको टेक ओवर किया है और खुद उसकी जांच करेगी। करोड़ों रुपया का मामला बनता है, पैसे का हेरफेर का, इसलिए ईडी उस मामले को जांच करेगी। कोई भी दोषी व्यक्ति हो उसमें, चाहे लालू यादव ही न हो या अन्य लोग हो, उसमें जो दोषी पाए जाएंगे उन दोषियों पर ईडी कार्रवाई करेगी।
चूंकि सीबीआई, ईडी अब भारत सरकार का तंत्र नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के तंत्र बन के काम कर रही है। इसीलिए पुराने मामले में भी एक पर एक केस लगातार लालू प्रसाद यादव जी पे जरना ये स्पष्ट करता है कि सीबीआई हो या ईडी हो, वो अब सरकार का तंत्र नहीं, अब वो भारतीय जनता पार्टी और राजनीतिक दलों के तंत्र बन के मात्र रह गया। आदरणीय लालू प्रसाद जी से उनके विरोधी राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। इसलिए बीजेपी जिस तरह से सत्ता के नशे में बौराई है और अपने राजनीतिक विरोधियों के ऊपर ईडी, आईटी, सीबीआई लगाई है, ये जनता सब देख रही है। आदरणीय लालू प्रसाद जी से तो राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ सकते राजनीतिक विरोधी। तो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या कुछ थी वो भी आपने सुन लिया, और अब जरा इस खबर को भी समझिए। चारा घोटाला बिहार का सबसे बड़ा घोटाला था। पशु चारे के नाम पर 950 करोड़ की अवैध निकासी की गई थी और लालू के शासनकाल में चारा घोटाला सामने आया। इस चारा घोटाले की वजह से लालू की सीएम की कुर्सी तक चली गई। जी हां, और इसी चारा घोटाला की वजह से लालू को जेल तक जाना पड़ा। और चारा घोटाले के 5 मामले में लालू इस वक्त दोषी भी हैं। डोरंडा कोषागार मामले में लालू की सजा का ऐलान कल होना है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। और उसके पहले चारा घोटाले में ईडी की एंट्री से अब इस वक्त हलचल बढ़ चुकी है। चूंकि लालू बिहार के बड़े नेताओं में शुमार हैं, इसलिए सबकी नजरें उनसे जुड़े हुए मामलों पर टिकी रहती हैं। लालू को जेल हो या फिर बेल, बिहार में राजनीतिक हलचल इस पर जरूर शुरू हो जाती है। और यही वजह है कि कल सबकी निगाहें उस सजा पर, उस फैसले पर। रुक करेंगे दूसरी खबर का। तो यूपी के हरदोई में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश पर जिहादी सोच रखने वालों की बुरी नजर रही है। उन्होंने यहां तक कहा कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो 2008 में अहमदाबाद में सीरियल धमाके हुए थे। उसी वक्त उन्होंने संकल्प लिया था कि गुनहगार अगर पाताल में भी छिपे होंगे तो उन्हें ढूंढ कर निकाला जाएगा। गुजरात का मुख्यमंत्री के रूप में वहां की सेवा कर रहा था, तो उस दौरान अहमदाबाद में भी सीरियल बम धमाके हुए थे और उनका षड्यंत्र तो और शहरों में भी था। मैं उस दिन को कभी भूल नहीं सकता हूं साथियों। और उसी दिन जो लोग इन धमाकों में मारे गए थे, धरती खून से लाल हो चुकी थी। माताएं बहनें के आंसू रुकते नहीं थे। मैंने उस रक्त से गीली हुई इस मिट्टी को उठा करके मैंने संकल्प लिया था कि मेरी सरकार इन आतंकवादियों को पाताल से भी खोज करके सजा देगी। साथियों, आपने देखा है अभी 2 दिन पहले ही अहमदाबाद बम धमाके के दोषियों को सजा मिली है। जो हम भारतीयों को तबाह करना चाहते थे, उन्हें अदालत ने सजा सुनाई है। अनेक आतंकवादियों को फांसी की सजा मिली है। दोस्तों, आज मैं विशेष तौर पर इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कुछ राजनीतिक दल ऐसे ही आतंकवादियों के प्रति मेहरबान रहे हैं। ये राजनीतिक दल वोट बैंक के स्वार्थ में आतंकवाद को लेकर नरमी बरतते रहे हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया साथियों, इन्होंने क्या किया? यहां समाजवादी पार्टी का जो
चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना। तो शुरू में जो बम धमाके हुए, वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पर रखे हुए थे। आप देखिए, साइकिल पे बम रखे हुए थे और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं, वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। अब जरा इस खबर को समझिए। 26 जुलाई 2008 की वो तारीख जब अहमदाबाद में दिल दहलाने वाली एक वारदात हुई थी। अहमदाबाद में 70 मिनट में 21 बम धमाके हुए। धमाकों में 56 लोगों की मौत हो गई, 200 से ज्यादा लोग इस दौरान घायल हुए। दिसंबर 2009 से सुनवाई इसकी शुरू होती है। कोर्ट ने सभी 35 एफआईआर को एक कर दिया और 13 साल तक सुनवाई इस पूरे मामले पर चलती रही। 8 फरवरी को स्पेशल कोर्ट ने इन सभी को दोषी करार दिया था। 18 फरवरी, जी हां, 18 फरवरी को कोर्ट ने सजा का ऐलान किया। 49 दोषियों में से 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई जाती है और 11 को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। चूंकि हाल ही में कोर्ट का फैसला आया है, इसलिए पीएम मोदी ने अपनी रैली में इस घटना का जिक्र करते हुए यह संदेश दिया कि गलत करने वालों को किसी भी सूरत में छोड़ा या बख्शा नहीं जाएगा। हरदोई के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी के उन्नाव में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्नाव में पीएम ने समाजवादी पार्टी पर जमकर तंज कसा। पीएम ने कहा, पहले और दूसरे चरण में इनका सूपड़ा साफ हो चुका है। जब मुख्यमंत्री पद के दावेदार की सीट ही सुरक्षित नहीं, तो बाकी जगहों पर इनकी क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं। पीएम ने यह भी कहा कि यूपी में तो योगी ही आएंगे। मैं भी आप लोगों से अपनी बात की शुरुआत एक कहावत से करना चाहता हूं। ये कहावत गौर परिवारवादियों पर बिल्कुल फिट बैठती है और ये कहावत है, थोथा चना बाजे गना। हाँ, बोला जाता है ना ये कहावत, थोथा चना बाजे गना। आजकल मैं देख रहा हूं कि हमारे ये गौर परिवारवादी भी खूब डींगे हाँक रहे हैं। पहले 2 चरण में चारों खाने चित्त होने के बाद भी ये लोग अभी भी जब सोते हैं तो सपने देखते रहते हैं। जिसे अपमानित करके पार्टी पर कब्जा जमाया था, उसी से गुहार लगानी पड़ी कि मेरी सीट बचाइए। जब मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार ही अपनी ही सीट पर असुरक्षित हो, तो हवा के रुख का पता आसानी से लगाया जा सकता है। और चलिए आपको जरा खबर समझाते हैं। यूपी में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। जी हां, 7 चरणों में हो रही है वोटिंग और आज तीसरे चरण की वोटिंग जो है वो संपन्न हो चुकी है। चौथे चरण के लिए धुआंधार प्रचार भी हुआ। बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के हरदोई और उन्नाव, इन 2 जगहों पर जनसभा की। यूपी में मुख्य मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच है। बीजेपी ने 300 से ज्यादा सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा हुआ है। चूंकि सपा में एक ही परिवार के बहुत सारे नेता हैं और परिवारवाद को पीएम लोकतंत्र के लिए खतरा बताते रहे हैं, इसी कड़ी में पीएम ने फिर से एक बार यह दोहराया कि सपा
पर निशाना साधते हुए कि इस वक्त जनता ने पहले और दूसरे चरण में बहुत कुछ साफ कर दिया है, जो साफ साफ समझा जा सकता है। साइबर अपराधियों के निशाने पर अब अन्नदाता भी आ चुके हैं। जी हां, किसानों को ये साइबर अपराधी फोन कर धान की दूसरी किश्त मुहैया कराने के नाम पर उनसे बैंक के डिटेल और आधार कार्ड नंबर मांग रहे हैं। रांची के कई किसान साइबर अपराधियों के निशाने पर हैं। साइबर अपराधियों के निशाने पर अन्नदाता, किसानों की जमा पूंजी पर शातिरों की नजर। साइबर शातिर किसानों को कर रहे कॉल, साइबर शातिरों के कारनामों का खुलासा। किसानों को भी निशाना बनाने से साइबर अपराधी नहीं चूक रहे हैं। अन्नदाताओं की जमा पूंजी पर साइबर अपराधियों की नजर है। रांची के किसान इम्तियाज का कहना है कि उन्हें भी एक कॉल आया, लेकिन उन्होंने अपना डिटेल नहीं दिया। तरह का है, हम लोग आया है, लेकिन हम लोग प्रशासन से बात किए इस विषय में, तो वहाँ पे हम लोग को इस संबंध में कहा गया और उससे हम लोग को बचना है। क्या क्या मांगा जा रहा है? वैसे तो बैंक डिटेल्स मांगा गया, आधार कार्ड मांगा गया और कुछ मतलब दूसरी किस्त का लेके बोला कि पैसा इस तरह आएगा, इस कह के इस तरह हम लोग ऐसा डॉक्यूमेंट्स हम लोग से लिया गया है। साइबर अपराधियों का ये कारनामा पुलिस के पास भी पहुंचा है और कई किसान इसके शिकार हुए हैं। रांची के नगड़ी, बेड़ो, पिठोरिया, लापुंग से इस तरह के मामले सामने आए हैं और इसको लेकर किसानों को जागरूक करने को लेकर थानेदारों को कहा गया है। जो भी टाउन से जो सटा जो हम लोगों का थाना पड़ जा रहा है, चाहे वो कांके हो, पिठोरिया हो, नगरी का एरिया हो, बेरो सम एक्सटेंट, वहाँ लोग काफ़ी एक्टिव हुए हैं। उधर से शिकायतें मिली है, हो सकता है दूसरे थाना क्षेत्र से भी हुआ होगा, लेकिन वहाँ के लोग शेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो जरूर हम लोग तक इत्तला दें, हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं। किसी तरह की कोई भी परेशानी, चाहे साइबर से रिलेटेड हो, अपराधकर्मी से रिलेटेड हो, ज़रूर बताइए, सहयोग कीजिए। बहरहाल अन्नदाताओं पर साइबर अपराधियों की पैनी नजर से किसान खौफजदा हैं। पुलिस कार्रवाई की बात कर तो रही है, लेकिन झारखंड में साइबर अपराधी बेखौफ होकर कारनामों को अंजाम दे रहे हैं और अब किसान भी साइबर शातिरों के जाल में फंस रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में डॉग शो का आयोजन किया गया और इस मौके पर दुनिया भर में पाए जाने वाले डॉग्स की कुल 22 नस्लें आज पटना में दिखाई दी। वो केन कोर्स हो या फिर अलास्कान हो या फिर पोलैंड की रेयर ब्रीड कल्चर पोमेलियन हो। फरवरी की घुनघुनी धूप, रविवार का दिन और रैंप वॉक। पटना के वेटनरी कॉलेज का नजारा कुछ ऐसा ही था, लेकिन रैंप पर मेकअप वाली मॉडल की जगह तरह तरह के डॉग्स की खूबसूरती दिखी। वेटनरी कॉलेज में हुए डॉग शो में दुनिया भर के कुत्तों की 22 नस्लें दिखाई दी। काफी अच्छा लग रहा है कि पटना में भी इतना काफी कुछ डॉग को लेके लोग जागरूक हैं और काफी अच्छे और नए बहुत रेयर ब्रीड्स दिख रहे हैं, जो बहुत अच्छा है। काफी फ्रेंडली डॉग्स आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम मेरी फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है लाइफ में कि इट वाज लाइक डॉग शो है, तो मैं अपनी एग्जीबिशन भी छोड़ के यार डॉग्स देखने आई हूँ। किस तरीके के कुत्ते आपको पसंद है? मुझे लाइक फ्रेंडली डॉग्स पसंद है, लाइक सिट्जू पसंद है मुझे, और फिर हस्की वो पसंद है। चाहे वो जर्मन शेफर्ड हो, लेब्राडोर हो, केन कोर्स हो या हो अमेरिकन बुली, डॉग शो में इन सभी नस्ल के कुत्ते दिखाई दिए। अपने अपने कुत्तों के साथ डॉग शो में पहुंचे इनके ओनर भी काफी उत्साहित दिखे। इसकी खासियत है कि ये अपने मालिक के लिए कुछ भी कर सकता है। प्रोटेक्शन में इसको यूज किया जाता है। इटली में ये कैटल्स के लिए, बड़े बड़े कैटल्स के लिए खुद ही ये लोग गाय वाय चराने जो लोग जाते थे, हजार गाय ये खुद अकेले चराते हैं ये लोग। ये इसकी क्या खासियत है? ये पुडल है और ये विराट कोहली और युवराज सिंह के बाद हम लोग के पास है। कहाँ से? ये स्विट्जरलैंड से हम लोग मंगवाए। एनडीआरएफ की डॉग स्क्वाड की टीम भी अपने प्रशिक्षित कुत्तों के साथ डॉग शो में शामिल हुई। पटना में डॉग डूड के नाम से पहचाने जाने वाले प्रवीण कुमार पिछले 50 साल से कुत्ता पाल रहे हैं। रॉकी नाम का इनका कुत्ता पटना में काफी चर्चित रहा है।
प्रवीण कुमार मानते हैं कि हम जैसा माहौल अपने कुत्तों को देते हैं वो उसी अनुरूप ढल जाते हैं। जिसको हम कुत्ता बोलते हैं ना, उससे ज्यादा वफादार, उससे ज्यादा ईमानदार आपको कोई प्राणी नहीं मिलेगा। उस पर कभी भी किसी तरह का कोई करप्शन चार्जेज नहीं लगता है। दरअसल इस डॉग शो का खास मकसद है विभिन्न नस्ल के डॉग्स को एक मंच पर लाना और डॉग ओनर को ये बताना कि वो अपने डॉग की परवरिश कैसे करें। इस बार का जो शो है वो अपने आप में खास इसलिए रहा क्योंकि कई सारी ऐसी ब्रीड्स आई हैं इस बार जो इंडिया में काफी रेयर है और वो पटना में कई लोगों के पास हैं। तो ऐसे में ये भी एक अपने आप में अनोखी चीज है, चाहे हम बात करें केन कोर्स की या फिर कल्चर पोमेरियन की या फिर कल्चर शेफर्ड की। हर ये अलग अलग तरीके के ब्रीड्स हैं और काफी रेयर ब्रीड्स हैं ये डॉग्स की, जो दुनिया में बहुत कम जगह पे हैं और ये पटना में आज देखने को मिले। न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी, कैमरामैन दीपक के साथ पटना। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा